यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म करिए, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? क्विकली बताएं, फास्ट तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वॉइस कंफर्म की। ठीक है, चलिए। तो बिना समय गवाए सीधे सेशन की करते हैं शुरुआत। और आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस के तहत ये रहा सिलेबस। हमने फर्स्ट यूनिट शुरू करी थी जिसका नाम था कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जब हमने पढ़ा तो हमने जाना था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन रखता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे हमने पहले यूनिट में फर्स्ट चैप्टर की बात करी तो फर्स्ट चैप्टर था हार्डवेयर कंसेप्ट, जिसमें 5 से 6 कंपोनेंट थे। उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर आता है। अब आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे चैप्टर पर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, जिसमें हमारे मेन रूप से 3 कंसेप्ट हमें दिखाई दे रहे हैं एज अ सिलेबस देखा जाए तो। और एक्चुअली में कितने टॉपिक हैं वो हम जैसे सेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की हेडिंग बना लो। आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। डेट मेंशन कर लो। आज हम लिखने का तरीका भी देखेंगे कि जब पढ़ाई करते हैं तो साथ ही साथ में लिख कैसे सकते हैं। तो आज है हमारा चैप्टर 2। कौन सा है? चैप्टर 2 नाम है सॉफ्टवेयर। नाम है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम आराम से बताएंगे हम। तो जैसे ही नाम लिया सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, सबसे पहला सवाल वहीं से निकल के आता है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है वो हमें समझ में आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम की शुरुआत करी थी तो वहां पे सबसे पहला सवाल यही था कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो वैसे ही शुरुआत यहां पे भी करेंगे। अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम हिंट कर देते हैं। सर इसे हम ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। अगर शॉर्ट में कोई डेफिनेशन लिखना चाहता है तो लिख सकता है, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम का जो समूह है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। लेकिन जैसे ही हमने नाम लिया कि प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं तो वहीं से एक और सवाल निकल के आता है कि सर प्रोग्राम क्या है फिर। जैसे जैसे टर्म बनेंगे वैसे वैसे डेफिनेशन बनेगी। तो वही प्रोग्राम क्या होता है ये भी बता दीजिए, क्योंकि टर्म तो दोनों साथ ही चल रहे हैं ना। तो भाई जैसे चलेंगे वैसे हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोई प्रोग्राम पूछता है, या फिर और मैं सरल शब्दों में कहूं तो सॉफ्टवेयर को हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे करना क्या है। अगर कोई सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और सिंपल करना चाहता है तो लिख सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे करना क्या है, इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। देखो ग्रुप ऑफ
प्रोग्राम तो आपने डेफिनेशन नोट डाउन कर ही ली है, लेकिन आप चाहें तो एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि ऐसे क्या लिखेंगे, सुनो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे करना क्या है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग बात प्रोग्राम की कर रहे थे कि प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन भी बोली जा सकती है सर, सीक्वेंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है फॉर अ कंप्यूटर एग्जीक्यूशन, यानी कंप्यूटर पे कोई भी काम करना है तो प्रोग्रामिंग भाषा में कोड लिखा जाता है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। थोड़ा सा बर्बली डेफिनेशन हो गई, कुछ लोग कहेंगे सर लिख कर बता दीजिए। तो चलिए, हमने आपको जो नोट्स भेजे हैं या मिले हैं, मैं उन्हीं की मदद ले लेता हूं जिससे लिखने में वक्त कम लगेगा, जिससे लिखने में वक्त कम। तो ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसकी मदद लेके डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। भाई नोटबुक में आप साथ ही साथ लिख रहे हैं, इन केस कुछ लिख ना पाए तो इतनी हेडिंग जरूर लिख लीजिएगा। जैसे प्रोग्राम की डेफिनेशन अभी आप लाइव में नहीं लिख पाए तो आप 2 लाइन छोड़ दो, अगला टर्म लिख लो, फिर लाइन छोड़ दो, ऐसे टर्म और कीवर्ड तो साथ साथ में लिखते चलिए। बाकी आपके पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ की मदद से उन्हें आप डिटेल कर लेना बाद में क्लास, जिससे आपको उस पीडीएफ को अगेन रीड करने के लिए वक्त मिल जाएगा। और कोई डाउट आएगा तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अगर पहली बार होता है तो शायद डाउट रह जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है, यहां पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी है। चलिए मैं एक एक कर समझा देता हूं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो मैंने समझा दी कि प्रोग्राम के ग्रुप को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के सेट या सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। यानी कंप्यूटर जिसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जिसे हम प्रोग्राम कह रहे हैं। यानी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसी प्रोग्रामिंग भाषा में, वहां पे कई कोड हम लिखते हैं जिन्हें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि दोनों डेफिनेशन को आप रिलेट कर पाए होंगे। 2 एक्स्ट्रा टर्म यहीं से निकल के आते हैं जहां से हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। तो 2 एक्स्ट्रा टर्म है, इनका यूज आगे है, मैं वन बाई वन बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा फ्लो चार्ट और दूसरे नंबर पे एल्गोरिथम। जैसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दोनों इंपॉर्टेंट होता है, वैसे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी ये डेफिनेशन इन टर्म्स की आ जाती है, क्या काम है इनका वो सुनिए। तो जैसे फ्लो चार्ट की बात करूं तो फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द स्टेप प्रोग्राम टेक्स टू अ प्रोसेस डेटा। मतलब ये है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम द्वारा जिन स्टेप को उठाया जाएगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करता है। यानी फ्लो चार्ट ऐसी इमेज के द्वारा उन स्टेप को बताता है जिन स्टेप्स के माध्यम से प्रोग्राम हमारे डेटा को प्रोसेस करेगा। यानी आप ऐसे समझिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिन स्टेप को फॉलो करेगा ना, उन स्टेप को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब अगला टर्म निकल के आता है जिसका नाम है एल्गोरिथम। क्या नाम है इसका, एल्गोरिथम का मतलब होता है एक ऐसा सेट ऑफ रूल है या प्रोसीजर ऑफ रूल है जो ये डिफाइन करता है
कि प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट उन स्टेप को बताता है जिन स्टेप को फॉलो करके प्रोग्राम डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, और एल्गोरिथम क्या करता है कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा उनके एक नियम का सेट डिफाइन करता है एल्गोरिथम। ये 4 टर्म है। उम्मीद है कि आप अपनी पॉकेट में इनकी डेफिनेशन को ले जा पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करूं, सॉफ्टवेयर जिसे हम प्रोग्राम का समूह कहते हैं, प्रोग्राम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, किसी भी कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत मानी जाती है। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्रोग्राम द्वारा उठाए गए स्टेप का रिप्रेजेंटेशन करता है फॉर अ डेटा प्रोसेस। ठीक है। चौथा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक सेट ऑफ रूल्स है जो ये डिफाइन करता है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करेगा। उम्मीद है कि आप इन चारों डेफिनेशन टर्म को एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही लिखना है। जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फ्लो चार्ट के सिंबल हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार। तो मैं उन फ्लो चार्ट के सिंबल्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ सिंबल हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये है हमारा सिंबल। ठीक है। सबसे पहले तो सिंबल का नाम और उसका यूज किसके लिए किया जाता है ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर पूछा जाए कि सिंबल का नाम क्या है तो इसका नाम है क्या नाम है? ओवल। कोई पूछे कि यूज क्या है तो लिख सकते हैं कि किसी मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी प्रोसेस का स्टार और एंड पॉइंट बताना है तो उसके लिए ओवल सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा सिंबल है हमारा एरो। क्या नाम है? एरो। क्या काम है सर? एरो जिसे हम लाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लाइन के नाम से भी जानते हैं सर, क्या करता है ये? सर ये शेप्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। यानी आप लाइन या एरो को लिख सकते हैं रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू शेप्स, दो शेप्स के बीच में अगर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसी लाइन को हम एज अ कनेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब कनेक्टर भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ टर्म है, प्लीज आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये सिंबल डेफिनेशन के फॉर्म में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 2 से 3 बार आ चुके हैं। पहले तो नहीं पूछे जाते थे बट अब पूछना स्टार्ट हो गया एग्जामिनर। अगला है हमारे पास, अगला सिंबल है जिसे हम पैलोग्राम कहते हैं, सबलम्ब चतुर्भुज हिंदी में बोला जाए। पैलोग्राम है, क्या काम है सर? इनपुट और आउटपुट का जो रिप्रेजेंटेशन करना है, इनपुट प्रोसेस कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, तो वो डिफाइन करता है हमारा पैलोग्राम। अगला है हमारे पास रेक्टेंगल, चतुर्भुज, जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेस कौन सी है। और लास्ट है हमारा सिंबल जिसे हम डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड। डायमंड क्या रिप्रेजेंट करता है सर? डिसीजन। तो ये कुछ ऐसे 5 सिंबल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको जैसे बताए वैसे आप अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे। देखो वैसे तो पीडीएफ में सब लिखा हुआ है, अगर आप लिख लोगे ना तो एग्जाम में भूलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। फिर बाकी आप अपने समय के हिसाब से करिएगा, जितना वक्त है आपके पास उतना। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने प्रोग्राम पढ़ लिया, हम लोगों ने फ्लो चार्ट को समझ लिया कि फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमने एल्गोरिथम को भी डिफाइन कर दिया, हमने एल्गोरिथम को भी डिफाइन कर दिया, और कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल्स की भी हमने बात कर ली। सिंबल्स कौन कौन से? मैंने 5 सिंबल बताए हैं। ओवल है, लाइन है जिसे हम एरो भी कह रहे हैं, पैलोग्राम है,
हमारे पास रेक्टेंगल है और डिसीजन है, जिसे हम डायमंड के मतलब डायमंड डिसीजन के फॉर्म में समझा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि चारों एज अ टर्म डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ अपनी सॉफ्टवेयर में। सबसे पहला कंसेप्ट जिसे हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के नाम से डिफाइन करें कि सॉफ्टवेयर के प्रकार, हिंदी में बोला जाए क्या है, प्रकार की बात है। यस, चलिए सर एल्गोरिथम को एक बार और समझा दीजिए। फाजला, एल्गोरिथम का मतलब है, आप ऐसे समझिए कि सेट ऑफ रूल है जो प्रोग्राम को ये बताता है कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। मतलब सेट ऑफ रूल, जैसे प्रोटोकॉल होता है ना, सेट ऑफ रूल कि भाई कोई भी डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे भेजा जाएगा, उसके लिए प्रोटोकॉल है। सेम वैसे ही हमने प्रोग्राम बना दिया, मतलब सॉफ्टवेयर बन गया, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनपुट आता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट मिलता है, तो करना कैसे, उसका कोई ना कोई तो रूल होगा ना, वही एल्गोरिथम डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की तरफ। आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि सर सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। कोई पूछे ना कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का है, तो सवाल आता है कि सर सॉफ्टवेयर हमारा दो प्रकार का होता है, और इनका डेफिनेशन उतना ही सरल है जितना इनके टाइप का नाम सरल है। क्या नाम है सर? दो टाइप है, सिस्टम और एप्लीकेशन। ठीक है, नाम में डेफिनेशन है। सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए जरूरी हैं, मतलब हार्डवेयर के लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, हार्डवेयर के लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के लिए जरूरी होते हैं। यूजर यानी हम, यूजर का मतलब क्या होता है, हम। इसीलिए इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। यूजर के लिए जरूरी है इसीलिए एंड यूजर बोले जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर के टाइप तो हमें मिल गए, लेकिन इन टाइप्स के अंदर भी हमारे पास एग्जाम्पल निकल के आएंगे जिन्हें आप टाइप्स भी कह सकते हैं। जैसे कोई पूछता है ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का है, तो कितने प्रकार के हम नाम नहीं बताएंगे या संख्या नहीं बताएंगे कि 4 का होता है 5 का होता नहीं। जैसे हमने सॉफ्टवेयर के लिए बताया कि 2 प्रकार का है, वैसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं बताएंगे कितने प्रकार का है, सीधे हम नाम ले लेंगे। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलेटर, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलेटर जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, देन उसके बाद क्या आता है, डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद हमें मिलता है यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास फर्मवेयर प्रोग्राम। कई नाम नजर आते हैं लेकिन हमने कुछ इंपोर्टेंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर जिसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं,
डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और फर्मवेयर, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप हो गए। वहीं अगर पूछा जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने टाइप हैं, तो जैसे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप की संख्या नहीं बताई, वैसे हम एप्लीकेशन की नहीं बताएंगे। तो एप्लीकेशन में दो होते हैं, एक होता है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कॉमन रूप से यूज होते हैं, और कुछ स्पेशल पर्पस से होते हैं जो जरूरत के हिसाब से हम लोग बनवाते हैं। जनरल मतलब कॉमन यूज, जैसे टेक्स्ट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ इमेज वाले होते हैं, कुछ आ, हमारे मल्टीमीडिया प्लेयर होते हैं सॉफ्टवेयर, वो देखे जाते हैं। स्पेशल जैसे कोई मेडिकल फील्ड में काम करता है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई बैंकिंग फील्ड में, तो वहां पर अलग अलग सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे क्या कहते हैं, जरूरत के हिसाब से। जैसे ट्रैफिक को मैनेज करने वाला ही सॉफ्टवेयर है, तो वो हमारा ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एक कर इन सभी सॉफ्टवेयर को उठाते हैं और इनके बारे में डेफिनेशन डिफाइन करते चले जाते हैं। ठीक है, यानी सिस्टम में ओएस है, ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी और फर्मवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। वैसे तो इसे हम आगे डिटेल करेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर इन ब्रीफ समझा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअली में काम क्या है। तो काम समझाने के लिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फिगर बना के समझाता हूं। देखो, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक डब्बा मैंने बना दिया है, दिस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। काम क्या करता है, सुनो। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना काम करता है कि यहां पर हार्डवेयर है, जो हमने प्रीवियस कुछ क्लासों में पढ़ा है, और यहां पर यूजर यानी हम लोग हैं। यहां पर यूजर यानी हम लोग हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ इतना सा काम है कि यूजर को जब हार्डवेयर से कनेक्ट करना है, यूजर से हार्डवेयर से जब कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो इंटरफेस प्रदान करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी हमें हार्डवेयर से कोई काम करवाना है, हार्डवेयर से काम करना है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। साथ ही साथ में एक और डेफिनेशन यहां पे निकलती है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक डेफिनेशन ये है कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करना है, अगर हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करना है, तो रन करने के लिए जो इंटरफेस देता है ना, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो यूजर को कोई एप्लीकेशन चलाना हो या किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना हो, तो उसके लिए जो इंटरफेस प्रदान करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में दो कंपोनेंट है जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। एक होता है हमारा सेल, दूसरा होता है कर्नेल। इन्हें मैं आगे पढ़ाऊंगा। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कई फंक्शन करता है, चाहे वो प्रोसेस मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी हो, मेमोरी हो, ये सारे वो मैनेजमेंट हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बट आप आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअली में फंक्शन कैसे होता है। आगे चलेंगे, अब हम चलते हैं दूसरे नाम की तरफ, जिसका नाम था ट्रांसलेटर। मैंने बोला था कि इन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। अब ट्रांसलेटर की बात आती तो ट्रांसलेटर में हमारे पास तीन ट्रांसलेटर होते हैं। पहला आता है हमारे पास असेंबलर। पहला कौन सा है, पहला है असेंबलर, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास आता है कौन सा सर, कंपाइलर। दूसरा ट्रांसलेटर कौन सा है सर, कंपाइलर। तीन ट्रांसलेटर होते हैं। तीसरा है इंटरप्रेटर। ये तीन ट्रांसलेटर हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। क्या काम है इनका, देखो एक बात समझ में आ रही है। ट्रांसलेटर है जिसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक भाषा समझता है, जिसका नाम है मशीन या बाइनरी लैंग्वेज। मशीन या बाइनरी लैंग्वेज। तो ये ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ये ट्रांसलेटर का इतना सा काम है कि किसी भी भाषा में कोई प्रोग्राम लिखा हो, उसे मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का काम है। इतना सा ट्रांसलेटर, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है,
प्रोग्राम किसी दूसरी भाषा में लिखा है तो उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इन्हीं ट्रांसलेटर का है। अब कौन सा ट्रांसलेटर किसके लिए यूज होता है उसके लिए उसके नाम में ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। जैसे असेंबलर है तो असेंबलर के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई असेंबली लैंग्वेज में जब कोई असेंबली लैंग्वेज में जब कोई असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है तो उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किसका है सर? असेंबलर का है। वहीं अगर पूछा जाए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या काम है तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का इतना काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसे मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम है। अब जैसे ही मैंने ये बोला कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करते हैं। अब यहीं से एक सवाल आता है, सवाल क्या है सुनिएगा भाई ध्यान से। लाइट चली गई तो मुझे अपना फेस थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा। यहीं पे एक सवाल आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों हाई से मशीन में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सवाल ये है अगर मैं आपसे पूछूं प्रीवियस जो मैंने कंटेंट पढ़ा है उसके तहत मुझे इतना बता दीजिए कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया था। ये आप थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सिर्फ जनरेशन पूछ रहा हूं, ईयर नहीं पूछ रहा हूं। अब रिलेट कहां से करेंगी? कंपाइलर का जो काम है ना उसी काम से उसकी जनरेशन निकलेगी। मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। बाकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपके नोट से विजिट करा देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यूटिलिटी पे बाद में जाएंगे, पहले ये रहा, ये लिखा हुआ है। देखो असेंबलर के बारे में क्या लिखा है, ये लिखा असेंबलर के बारे में असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन में ट्रांसलेट कर सकता है हमारा असेंबलर, इन केस अगर कोई नहीं है तो। एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, असेंबलर या असेंबली में निमोनिक्स कोड का, असेंबली लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता है ना तो उसमें निमोनिक्स कोड का यूज किया जाता है। एग्जांपल में जैसे ऐड है, नो, सब, ये हमारे निमोनिक्स कोड हैं। इनको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रूप से जानने की जरूरत रहेगी। आंसर में आ रहा है कि सर थर्ड जनरेशन में हमारा इन्वेंट हुआ था। भाई सवाल वहीं से रिलेट हो रहा था। भाई हमने देखा था कि ये हाई से लो या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। अब एक बात बताइए, हाई लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन कहाँ था सर? थर्ड जनरेशन में। तो भाई थर्ड जनरेशन में ही होगा ना फिर इसका यूज। भाई हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कहाँ हो रहा है सर? थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में असेंबलर का यूज होना। अब हमने एक कॉमन बात समझ ली कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई से मशीन या लो में ले जा रहे हैं। तो सवाल वही है कि दोनों में अंतर क्या है। अगर पूछा जाए कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं और पूछा जाए कि हाई से मशीन में ट्रांसलेट करना है तो हम किसको प्रायोरिटी से आंसर देंगे? वैसे प्रायोरिटी से आप कंपाइलर को आंसर देंगे, इंटरप्रेटर भले ही ऑप्शन में हो, बट सवाल ये आता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर ध्यान से सुनिएगा, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल से समझाना चाहता हूं मैं। देखो कंपाइलर हाई से मशीन में ट्रांसलेट करता है तो अंतर इतना है कि हमारा एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। एंटायर का मतलब जानते हो? मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर के बारे में अगर कोई पूछे तो ये लाइन बाई लाइन और स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। यानी पहले एक लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए हैं तो आप ये कह सकते हैं
कि हमारे कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि एक बार में पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर रहा है, और कंपाइलर की स्लो होती है क्योंकि लाइन बाई लाइन चल रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपाइलर को मेमोरी स्पेस अधिक की जरूरत होती है। मेमोरी स्पेस क्यों? क्योंकि एक बार में पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर रहा है, जबकि इंटरप्रेटर में कम मेमोरी स्पेस की जरूरत होती। क्यों? क्योंकि एक बार में एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है। ये तो है शॉर्ट डेफिनेशन। अब एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन और निकल के आती है, डिफरेंस बोले। देखो, कंपाइलर जब किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है तो उसमें जो एरर है ना, एरर है, पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट होने के बाद डिस्प्ले होगा। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इंटरप्रेटर में जैसे पहली लाइन ट्रांसलेट करी, उसमें एरर आ गया, तो जब तक उस एरर को सही नहीं किया जाता तो नेक्स्ट लाइन पर हमारा ट्रांसलेटर नहीं जाएगा। ये ड्रॉबैक है हमारे इंटरप्रेटर के अंदर। तो उम्मीद है कि ट्रांसलेटर आप समझ गए होंगे। असेंबलर हमारा असेंबली को ट्रांसलेट कर रहा है, कंपाइलर हाई से लो में जा रहा है लेकिन पूरे प्रोग्राम को फास्ट और अधिक मेमोरी के साथ ट्रांसलेट करता है। एरर बिल्कुल पूरे प्रोग्राम के बाद में शो करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। देखो, मैंने अभी बताया था कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाई लेवल से मशीन या लो लेवल में ट्रांसलेट करना है, ऑप्शन में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों है, हम किसे आंसर करें? तो जब तक लाइन बाई लाइन ना लिखा हो तब तक आप इंटरप्रेटर नहीं लगाएंगे, भले ही दोनों ऑप्शन क्यों नहीं दिए हों एज अ ऑप्शन। ठीक है, तो दो टर्म हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारा ट्रांसलेटर। अब हम चलते हैं तीसरे टर्म की तरफ जिसका नाम है यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या नाम है? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के लिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एज इट इज आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। यूटिलिटी के बारे में कोई पूछता है ना कि व्हाट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी के बारे में लिखना है कि यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन करने में मदद करते हैं। यानी अपने कंप्यूटर को आप एनालाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना है, या उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग करनी हो, या उसे मेंटेन करने की बात आती है, तब हम यूटिलिटी प्रोग्राम की मदद लेते हैं। ये तो रहा यूटिलिटी प्रोग्राम की डेफिनेशन। और अगर मन करे लिखने का तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्हें हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम को हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, एक दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा। अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है कि यूटिलिटी में एग्जाम्पल कौन से हैं, तो एग्जाम्पल में कई प्रोग्राम नजर आते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम है उसका नाम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस दिखने में तो आपको एप्लीकेशन लगेगा, लेकिन होता सिस्टम के अंदर यूटिलिटी है। ठीक है ना? एंटीवायरस हमारे लिए जरूरी नहीं है, सिस्टम के लिए जरूरी है, क्योंकि वायरस सिस्टम में आता है, सिस्टम को करेक्ट और डेटा को करेक्ट करता है, यूजर पे इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं है। दूसरा, फाइल कंप्रेशन टूल या सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट टूल और डिस्क क्लीनअप टूल, ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो हमारे यूटिलिटी के एग्जाम्पल में आते हैं। बाकी आपकी जो डिटेल पीडीएफ है उसमें भी ऐसा ही कुछ डेफिनेशन लिखा है, देखेंगे। देखो, हमारे पास एंटीवायरस है, क्लिपबोर्ड मैनेजर है, डीबगर है, सिस्टम। हमने डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी में बात करी, तो इतने सारे डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है। जैसे सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना है, डिस्क का चेकिंग करनी है, कंप्रेशन करना है, डीफ्रैगमेंटर करना है, फॉर्मेट करना है, पार्टीशन करना है, स्पेस देखना है या स्पेस बनाना है, तो हम ये सॉफ्टवेयर हमारा यूटिलिटी होता है। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट में फाइल को अर्काइव या अचीवर बोला जाता है, जिसे हम कंप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। कंप्रेस करना है, कन्वर्जन करना है, रिकवरी लेनी है, सिंक्रोनाइज करनी है, क्लीन करना है, कंपैरिजन करना है, ये सब हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम में आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना सब लिखना है, नहीं, इतना सब तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख रखा है, आपको तो सिर्फ इतना नोट डाउन करना है बस।
आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है बस, से ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, फर्मवेयर और डिवाइस ड्राइवर बचा हुआ है। मैं सीधा इन्हीं पर आ जाता हूँ, सो हमारा ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम वाला। ठीक है, फिर हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, बस इन दोनों को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, फर्मवेयर और डिवाइस ड्राइवर दोनों की मदद लेते हैं। फर्मवेयर पूछा जाए क्या है सर, इस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी माना जाता है और उस डिवाइस में एम्बेड होके आता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी डिवाइस को ऑपरेट करना हो, ऑपरेट का मतलब अगर किसी डिवाइस को हमें बूट करना है तो बूट करने के लिए इसी फर्मवेयर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। और अगर पीसी या लैपटॉप को आप बूट कर रहे हैं तो पीसी लैपटॉप के बूटिंग में जो फर्मवेयर प्रोग्राम आता है उसका नाम है बायोस। आपको याद भी है कि फर्मवेयर प्रोग्राम को कहाँ स्टोर करा जाता है? सर हमने रोम मेमोरी में से समझाया था। बाकी मैंने बायोस के लिए आपको मदरबोर्ड के कंपोनेंट में इसे मेंशन किया था और बताया था कि बायोस को या हम फर्मवेयर को मदरबोर्ड के कंपोनेंट में इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि रोम मेमोरी में इंस्टॉल होकर आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारा फर्मवेयर प्रोग्राम है UEFI, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सफिशिएंट माना जाता है। बाकी आगे चलते हैं, लास्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। बहुत शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर के सीपीयू के कर्नेल को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। यानी आप सिंपल सरल शब्दों में ऐसे समझेंगे कि जब किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, जैसे सपोज दैट आपको प्रिंटर को अपने पीसी में कनेक्ट करना है, प्रिंटर का काम क्या है? सब प्रिंटिंग करना। तो प्रिंटर को अगर आप अपने पीसी लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। बिना डिवाइस ड्राइवर के आप प्रिंटर को पीसी लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइस ड्राइवर किसी भी डिवाइस, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को चलाता है। सेम वैसे ही समझिए, डिवाइस ड्राइवर दिखने में तो हार्डवेयर लगता है लेकिन होता सॉफ्टवेयर। किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, मतलब किसी भी डिवाइस से जब काम लेना है तो उसके लिए हमें पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हम लोग स्पीकर से आवाज सुनते हैं, अगर साउंड ड्राइवर नहीं है तो आप आवाज ना तो सुन पाएंगे ना आप बोल पाएंगे, मतलब उसमें इनपुट दे पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे होता है हमारा ये डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस के लिए जरूरी माना जाता है। हो गया काम। अब हम चलते हैं सिस्टम के बाद अगले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरफ। अगला सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन। कौन सा है एप्लीकेशन? मैंने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब यूज़र के लिए, जिन्हें हम एंड यूज़र प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनकी एक अलग अलग कैटेगरी है जो मैं अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा विद द एग्जांपल। लेकिन उससे पहले हम एक और सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ जाते हैं जिसका नाम है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिख रहे हैं, बट उस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर होगा ना, तो उसी को ही हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी प्रोग्रामिंग, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं या जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम किसी सॉफ्टवेयर में लिखते हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के नाम से
जानते हैं, लिखा भी है अगर आप देखेंगे तो इट इज अ सेट या कलेक्शन ऑफ टूल होता है जो हेल्प करता है डेवलपर को राइटिंग अदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, किसी दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को लिखना हो तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारी मदद करते हैं। अकेला इतना ही काम नहीं करते ये, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारे किसी प्रोग्रामिंग को बनाने यानी क्रिएट करने, किसी प्रोग्रामिंग में डीबग, डीबग का मतलब भाई जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एरर आता है, एरर को हम लोग बग के नाम से जानते हैं। कम सॉफ्टवेयर में जब एरर आता है ना तो उसे हम बग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बग। बग मतलब एरर, ठीक है। तो अगर कोई एरर आ गया, उस एरर को सही करना हमारा डीबग होता है। किसी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना चाहते हो तो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर काम में आता है। अभी काम करते हैं कौन कौन से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोग्रामिंग या किसी प्रोग्राम को बनाने में हमारी मदद करते हैं। एक बार उन पर हम नज़र डाल लेते हैं और इनको एज इट इज़ लिख लेंगे जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हो, एज इट इज़ लिख लीजिएगा, इसमें कोई बदलाव मत करिएगा। एक बार आप अपने मन से एक बार आप अपने मन से पढ़िएगा क्या क्या दिया है। सबसे पहले नंबर पे इक्लिप्स है, उसके बाद कोडा है, उसके बाद नॉट पैड प्लस है और सबलाइम टेक्स्ट है। आपने नाम पढ़ लिए, नाम से ही काम हो जाता है। आपने कहा बस सुनी होगी कि नाम ऐसा करो काम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, दोनों एक दूसरे से चलती हैं चीजें। तो नाम में डेफिनेशन रहेगी जब जब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, इक्लिप्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो जावा लैंग्वेज एडिटर यानी जावा लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ना तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसका नाम है इक्लिप्स। जावा भाषा में कोई प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ती है ना तो इक्लिप्स सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं। जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? सर हम MS वर्ड का यूज करते हैं। सही बात है ना भाई, आपको मेल भेजना है तो आप जीमेल सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। सेम वैसे ही जावा लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना है तो इक्लिप्स सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोडा। कोडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडिटर है जो मैक, मैक मतलब एप्पल की जो डिवाइस है ना, एप्पल की डिवाइस, उनमें अगर आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो उसमें जो एडिटर यूज होता है उसका नाम है कोडा। ऐसे ही अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं और उसमें आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए नॉट पैड प्लस प्लस का यूज किया जाता है। एक पॉइंट और है इस नॉट पैड प्लस प्लस के लिए, वो ये है कि ये ओपन सोर्स एडिटर होता है। एग्जाम में ऐसे ही छोटे टर्म हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो कोडा तो हमारा एप्पल की डिवाइस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। नॉट पैड प्लस हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिवाइस में यूज होता है, यानी ये एक ओपन सोर्स एडिटर है। अगला है सबलाइम टेस्ट। सबलाइम टेस्ट एक ऐसा प्रोग्रामिंग एडिटर है जिसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर के नाम से जानते हैं। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप इसे मैक यानी एप्पल की डिवाइस में यूज कर सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो में यूज कर सकते हो, आप लाइनेक्स वाली डिवाइस में भी यूज कर सकते हो। जैसे कोडा एप्पल की डिवाइस में यूज हो रहा है, नॉट पैड प्लस प्लस हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में यूज हो रहा है, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट एक ऐसा प्रोग्रामिंग एडिटर है जो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग या क्रिएशन। ठीक है,
तो ये था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया तो ओके, ऑल क्लियर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दे दीजिए। एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, सर बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ऋषि। ऋषि ने पूछा है सर यू EFI जो एक फर्मवेयर प्रोग्राम का एग्जांपल है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यू मतलब यूनिफाइड, ई मतलब इसेंसिबल, और एफ मतलब फर्मवेयर, और आई मतलब इंटरफेस। एफ याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एफ से काम हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्मवेयर। आप कमेंट बॉक्स में पहले डाउट क्लियर करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में आ गया है इस पीडीएफ, हाँ पीडीएफ सबकी, राहुल सबकी पीडीएफ अपलोड है। आप मैसेज या कॉल करके मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, तो अभी तक हम सॉफ्टवेयर का टाइप डिफाइन कर रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो टाइप होता है, एक क्लासिफिकेशन या टाइप ऐसा भी है जो हम अपने यूज के आधार पे भी क्लासिफाई या टाइप डिफाइन करते हैं। मतलब अभी मैंने सॉफ्टवेयर के जितने टाइप बताए, वो एक सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है, वो हम हमेशा। सर कोडा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई कोडा का मतलब ये है कि एप्पल की डिवाइस में, यानी कोई प्रोग्रामर है जिसके पास एप्पल का लैपटॉप पीसी है और उसे कोई प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए उसको, जो प्रोग्राम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ना, उसका नाम कोडा है। इतना सा काम है भाई। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको जैसे कोई वीडियो प्ले करना है, तो भाई वीडियो प्ले करने के लिए हमारे पास कई प्लेयर आते हैं, जैसे VLC प्लेयर से हम कर सकते हैं। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें तो विंडो मीडिया प्लेयर आता है। सेम वैसे ही कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखना चाहता है, तो डिपेंड ऑन डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम उस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो हमारे यूज के आधार पर सॉफ्टवेयर को एज अ टाइप डिफाइन करता है, यूज के आधार पर, जिसमें हमारे एप्लीकेशन भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे सिस्टम भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही रहते हैं। चलिए, तो कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम फ्रीवेयर के नाम से जानते हैं, कुछ शेयरवेयर होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ क्लोज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ मिडिलवेयर होते हैं, कुछ मैलवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर हैं जो यूज के आधार पर कैटेगराइज होते हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है। यानी पहला टाइप तो सॉफ्टवेयर का सिस्टम और एप्लीकेशन निकल के आ गया, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक दूसरा टाइप भी है जो हमारे यूज के आधार पर बदलता है, जिसमें फ्रीवेयर शेयरवेयर ये सब होता है। लेकिन इन सब पर जाने से पहले मैं काम करता हूं, मैं आपको सिस्टम और एप्लीकेशन में मैंने जितना अभी समझाया उसे थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, जिससे आपकी सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला टाइप देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वैसे मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा था डिवाइस ड्राइवर, जैसे बायोस ड्राइवर होता है, डिस्प्ले ड्राइवर होता है, साउंड ड्राइवर होता है, USB ड्राइवर है, प्रिंटर ड्राइवर है। हर डिवाइस का ड्राइवर है, यानी किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मवेयर। फर्मवेयर में हमने बायोस तो रखा ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, लेकिन इसके अलावा UEFI भी है, यानी यूनिफाइड इसेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस जिसे हम कह रहे हैं।
लेकिन इसके अलावा एम्बेडेड भी हमारा फर्मवेयर में ही आता है। एम्बेडेड और फर्मवेयर दोनों में अंतर क्या है ये मैं आगे समझाऊंगा जब एम्बेडेड आएगा। बट इसके अलावा अगला लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसमें तीन है, तीनों को हम पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी है जिसमें हमारी कंप्रेशन टूल, एंटीवायरस और कुछ डिस्क मैनेजमेंट टूल आते हैं। ऐसे ही हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी अपनी एक कैटेगरी है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है जो टेक्स्ट एडिटर के फॉर्म में माने जाते हैं, टेक्स्ट पे काम करने वाले। कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस पे काम करते हैं, जैसे एमएस एक्सेस है, एक्सक्यूएल है, माई एक्सक्यूएल जिसे कहते हैं। मल्टीमीडिया प्लेयर मैंने वीएलसी का नाम लिया, विंडो मीडिया प्लेयर का नाम लिया। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप भी मीडिया में आता है, पिकासा भी आता है जो कि गूगल का है। कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक मतलब जो इमेज पे काम करते हैं, जैसे पेंट है, कोरल ड्रो है, ये हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। वेब ब्राउजर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। इंटरनेट में हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनेट का जब भी यूज करना हो तो वेब ब्राउजर की हमें मदद लेनी पड़ती है। ये सारे वो वेब ब्राउजर के एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। कुछ कैटेगरी हमने अपने नोट्स में भी लिख रखी है, आप चाहें तो उसकी भी मदद ले सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंटिंग के लिए दो पॉपुलर, टैली और बिजी। डेटाबेस वाली मैंने आपको बताई दिए हैं, ठीक है। डीटीपी वाले डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कॉरल ड्रो है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है। ये डीटीपी सॉफ्टवेयर हैं जो आ, बोला जाए ग्राफिक्स पे काम करते हैं। ऑफिस वाले हैं, एनिमेशन है। इसके अलावा दो पॉपुलर कैटेगरी हैं जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। जैसे वेब ब्राउजर तो आपने लिखा ही था भाई, हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा आगे काम आएगा। हमें कोई ईमेल भेजना है तो ईमेल भेजने वाला सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन है, जिसमें दो पॉपुलर हैं। एक आउटलुक है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, एक जीमेल है जो हमारा गूगल का है। अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग मतलब अलग अलग कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाता है हमारे सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन फिनिश। लेकिन आपको याद है कि सॉफ्टवेयर का एक ऐसा क्लासिफिकेशन भी है जो हमारे यूज के आधार पर डिफाइन हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेशन को मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो अभी काम कर लेता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर की टर्मोलॉजी दे देता हूँ आपको। क्या करता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर की टर्मोलॉजी दे देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है। यानी अभी तक तो आप सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई कर रहे थे एज अ टाइप, लेकिन जैसे हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी देखी तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुआ। आप क्लियरली नहीं बता सकते कि भाई डेटाबेस पे काम करने वाले कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि अभी आपने इनका नाम देखा, इनकी जरूरत ज्यादा नहीं, इसीलिए हम इनके नाम से ही काम चला लेते हैं। तो ऐसे कई नाम मिलेंगे, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि क्यों ना नाम से ही डिफाइन कर लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक एक कर हम सॉफ्टवेयर का टर्म उठाते हैं। अब जितना भी समझना था वो समझ चुके हैं। अब खेल इतना रहेगा कि मैं टर्म लिखूंगा उसको डिफाइन करूंगा, मैं टर्म लिखूंगा उसको डिफाइन करूंगा, टर्म डेफिनेशन ऐसे चलते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में साथ ही साथ में ये टर्म लिखने हैं। डेफिनेशन भले ही मत लिखना साथ में, क्योंकि फिर लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो डेफिनेशन जो मैं समझाऊं उसके लिए आप अपनी नोटबुक में जगह छोड़ देना, फिर बाद में आप पीडीएफ की मदद से नोट डाउन कर लेना उनका डेफिनेशन। अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि टर्म का डेफिनेशन सिर्फ समझना है, ठीक है। एज अ हेडिंग टर्म जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। मैं आता हूं सीधा टर्म पर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त का बहुत। चलिए, सबसे पहला टर्म वैसे तो मैं बता चुका हूं इसके बारे में, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अगेन लिखना चाहते हो तो आप अगेन लिख सकते हो। तो लिखा है कि
ये डिवाइस कहाँ से आ गया? वह डिवाइस जो डिवाइस नहीं है, टूल नहीं, ये डिवाइस उपकरण नहीं आएगा। यहाँ पे टूल ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए कंप्यूटर पोर्ट बनाने में मदद करता है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा, सॉरी हिंदी में बहुत ज्यादा शुद्ध कर दिया है। सिर्फ आप इतना समझिए कि कोई डेवलपर अगर कोई प्रोग्राम लिखना चाहता है तो जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसा मैंने समझा दिया है। आप देखेंगे इक्लिप्स जावा का एडिटर है, कोडा मैक का है, नोटपैड प्लस हमारा विंडो का है। ये मैं समराइज कर चुका हूं। बाकी फर्मवेयर को अगेन समझने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्मवेयर के साथ साथ एम्बेडेड लिखा था कि एम्बेडेड भी आता है। तो फर्मवेयर पढ़ेंगे, एम्बेडेड उसी के साथ समझेंगे और एक कंपैरिजन भी ले लेंगे, तो जिससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फर्मवेयर को मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूं। तो फर्मवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर के एक हिस्से में इम्बेड किया जाता है। फर्मवेयर को रीड ओनली मेमोरी में स्टोर कराया जाता है। ठीक है, ये दो शब्द हैं। फर्मवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर के एक पार्ट में इम्बेड कराते हैं फॉर अ हार्डवेयर ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेटिंग, किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करना है तो हम इसे इम्बेड कराते हैं उसके पार्ट में। एग्जाम्पल बहुत आसान है। हमने बायोस लिया था अपने पीसी के लिए, लेकिन आपने जब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैं नाम ले रहा था तो फर्मवेयर के एग्जाम्पल में बायोस के साथ साथ UEFI भी मतलब बायोस तो था ही, UEFI के साथ साथ एम्बेडेड भी हमारा फर्मवेयर की एग्जाम्पल में ही देखा गया था। तो अब ये फर्मवेयर का एम्बेडेड का काम कितना है वो समझिए आप। एम्बेडेड क्या है? एम्बेडेड एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। एम्बेडेड क्या है? एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर या नॉन पीसी डिवाइस में एम्बेड होता है। बस यही वो मेन डेफिनेशन है जो हमारे बायोस या फर्मवेयर और एम्बेडेड दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है। मैं यहां पर लिख कर बता देता हूं। देखो ऐसे समझिएगा कि फर्मवेयर क्या है। फर्मवेयर हमारे पीसी या लैपटॉप में एम्बेड होके आता है। और एम्बेडेड की बात करें तो एम्बेडेड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नॉन पीसी डिवाइस यानी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे आप टीवी बोले, चाहे आप एसी बोले, चाहे आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, चाहे आप वॉशिंग मशीन बोले, इन सब में जो प्रोग्राम इंस्टॉल होके आता है ना उसे हम एम्बेडेड प्रोग्राम ही कहते हैं। एक और डेफिनेशन है हमारे इस प्रोग्राम के लिए। यहां पर कई एग्जाम्पल दिए हैं। देखो फर्मवेयर कहां कहां इंस्टॉल होके आता है। कैलकुलेटर लिखा हुआ है, फैक्ट्री रोबोट लिखे हैं, जीपीएस डिवाइस लिखा है, स्मार्ट वॉचेस, इन सब में हमारा फर्मवेयर आता, सॉरी एम्बेडेड आता है। फर्मवेयर नहीं, एम्बेडेड। एक पॉइंट और आप नोट डाउन करिएगा कि फर्मवेयर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है रोम मेमोरी में। वो एम्बेडेड प्रोग्राम को वर्क करने के लिए रैम मेमोरी की जरूरत पड़ती है। इतना और रिलेट कर लीजिएगा। फर्मवेयर रोम मेमोरी में स्टोर होता है जो कि पीसी या लैपटॉप के लिए जरूरी है। एम्बेडेड जो नॉन पीसी डिवाइस यानी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब में हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आता है। उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए रैम मेमोरी का यूज करता है। ये कई इसके एग्जाम्पल हैं, चाहे रियल टाइम एम्बेडेड हो, स्टैंड अलोन हो, नेटवर्क हो, मोबाइल हो, ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं। आप स्मार्ट वॉच को इसी एम्बेडेड प्रोग्राम की कैटेगरी में रख सकते हैं। भाई घर में जो डोरबेल होती है ना, घर में घंटी बजाते हैं तो घंटी में भी सॉफ्टवेयर लगता है, उसे हम एम्बेडेड प्रोग्राम ही कहते हैं।
तो नॉन पीसी डिवाइस है उसमें एम्बेडेड प्रोग्राम ही हमें एज अ सॉफ्टवेयर मिलता है। तो यहाँ तक हमारे दो मेन सॉफ्टवेयर टर्म हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे सॉफ्टवेयर की टर्म की तरफ जिसका नाम है फ्री। वैसे मुझे फ्री की डेफिनेशन बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्री का मतलब जिसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़े, लिखा है ना, आप बिना किसी भुगतान के उपयोग करें वो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री वेयर का मतलब बिना पैसे की यूज करने वाला सॉफ्टवेयर। अगला है हमारे पास शेयरवेयर। क्या है? शेयरवेयर। तो शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कुछ समय के लिए तो फ्री होता है लेकिन उसके बाद पैसा देना पड़ता है, यानी कुछ समय के बाद पैसा देना पड़ता है, यानी इसे आप ट्रायल वेयर के नाम से भी जान सकते हैं। ट्रायल वेयर यानी कुछ समय के लिए फिर उसके बाद पैसा, दिस इज अ शेयरवेयर। तो फ्री समझ में आ गया, बिना पैसे के। शेयरवेयर जैसे ट्रायल वेयर भी कह रहे हैं, यानी कुछ समय के लिए फिर उसके बाद पैसा। आपने देखा होगा कई सॉफ्टवेयर हमें कुछ समय के लिए फ्री होते हैं, चाहे वो 7 दिन हो, 10 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, ऐसे रहता है। कुछ एक एक दो दिन के लिए रहते हैं। अगली कैटेगरी आती है हमारे पास 5वें नंबर की। 5वीं और 6वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये डेफिनेशन। प्रॉपर्टी रेटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स। प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी का स्वामित्व, किसी का अधिकार हो किसी सॉफ्टवेयर पर। तो लिखा है ना, प्रॉपर्टी रेटरी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी या डेवलपर के स्वामित्व होता है, मतलब अधिकार हो। भाई किसी सॉफ्टवेयर पर किसी का अधिकार हो। और मेन जो टर्म है वो प्रॉपर्टी रेटरी सॉफ्टवेयर को जो डिफाइन करता है वो ये है कि हमेशा कुछ न कुछ रिस्ट्रक्शन होते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो सोर्स कोड है, इसका जो सोर्स कोड होता है वो सीक्रेट होता है, या इसे हम क्लोज की कैटेगरी में रखते हैं, क्लोज्ड। सॉफ्ट सोर्स कोड क्या है? सोर्स, कुछ लोग सोर्स कोड समझ नहीं पा रहे होंगे। सोर्स कोड का मतलब होता है, जैसे अभी हमने समझाया कि किसी प्रोग्रामर को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसे एक प्रोग्रामिंग एडिटर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं। अब प्रोग्रामर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो अपना प्रोग्रामिंग फाइल जो बनाई है ना उसने, उस फाइल को हम सोर्स फाइल कहते हैं। जैसे मैंने आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं, अभी आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है। आप जानते हैं कि ये जो नोट्स हैं वो मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाए हैं। इन केस अगर मैं आपको वर्ड फाइल दे दूं, इन केस मैं आपको वर्ड फाइल दे दूं, तो ये हमारे नोट्स की सोर्स फाइल हो गई। सोर्स फाइल मेन रॉ फाइल होती है, उसमें आप कुछ भी एडिट करके अपना खुद के मतलब वो चीज आप खुद की बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी रेटरी सॉफ्टवेयर में किसी का स्वामित्व होता है, सबसे मेन है उसका सोर्स कोड सीक्रेट या क्लोज रहेगा। इसी वजह से प्रॉपर्टी रेटरी सॉफ्टवेयर को हम क्लोज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्लोज्ड लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, प्रॉपर्टी रेटरी सॉफ्टवेयर को हम क्लोज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्लोज मतलब बंद। अब क्लोज सॉफ्टवेयर में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका सोर्स कोड बंद होता है, मतलब हिडन होता है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ले सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो किसी कंपनी के स्वामित्व में आते हैं। तो प्रॉपर्टी रेटरी का मतलब है किसी का स्वामित्व, किसी का अधिकार हो। आगे चलते हैं, अगला है ओपन सोर्स। अच्छा, ओपन सोर्स को अगर आप लिखना चाहते हो ना तो ऐसे लिखना। छठवा है हमारा ओपन सोर्स लिखना है, तो ओपन सोर्स को मैं बता रहा हूं कैसे लिखना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में OSS के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ओपन सोर्स को डिफाइन करने के लिए अभी आप मेरे साथ ही लिख लो 3 टर्म। पहला, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा फ्री होता है। दूसरा, इसे मॉडिफाई किया जा सकता है।
तीसरा इसे शेयर या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मॉडिफाई का हिंदी मतलब होता है इसे चेंज किया जा सकता है। अब सुनो भाई, इन तीनों टर्म से ही हम इसका डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। फ्री, फ्री का मतलब कोई पैसा नहीं देना, बिना पेमेंट के यूज करना। मॉडिफाई का मतलब चेंज करना, चेंज का मतलब होता है सोर्स कोड अवेलेबल है, सोर्स कोड अवेलेबल है। भाई सोर्स कोड अवेलेबल होगा तभी तो आप चेंज कर पाएंगे। मैं अपने नोट्स की वर्ड फाइल दे दूं तभी तो आप चेंज कर पाएंगे। और आपने चेंज किया है तो आप कहीं ना कहीं शेयर करोगे। शेयर का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटना। ठीक है। जितना इंपोर्टेंस ओपन सोर्स का डेफिनेशन होता है उतना ही इंपोर्टेंट ओपन सोर्स के एग्जांपल्स होते हैं। ये भाई कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स कहलाते हैं? तो ओपन सोर्स के एग्जांपल में सबसे मेन तो हमारा लाइनेक्स आता है। सबसे मेन लाइनेक्स आता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ओपन सोर्स है, क्या इसके अलावा और भी कोई सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है? तो एक और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, जो इसी ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। तो जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाया वैसे ही आप इनके एग्जाम्पल और नोट डाउन करेगा एज अ कैटेगरी। मैं बिना कंफ्यूजिंग कैटेगरी ही लिखाना चाहूंगा क्योंकि कैटेगरी वाइज ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुनो भाई, ओपन सोर्स के एग्जाम्पल में सबसे पहली कैटेगरी आती ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो एग्जाम्पल है, लाइनेक्स और एंड्रॉइड। लाइनेक्स तो लूनस टूरवाल जी ने बनाया था, लेकिन एंड्रॉइड गूगल कंपनी का है। ये ओपन सोर्स के एग्जाम्पल में आता है। दूसरा है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब इंटरनेट को ब्राउज करने वाले सॉफ्टवेयर, जिसमें मौजूला फायरफॉक्स, ब्रेव और क्रोमियम नाम का वेब ब्राउजर है जो ओपन सोर्स है, मतलब फ्री अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऑफिस पूछता है ना कौन सा ऑफिस फ्री है, तो लिब्रे और ओपन ऑफिस फ्री होता है। मल्टीमीडिया प्लेयर कौन से फ्री है? तो वीएलसी मल्टीमीडिया ओपन सोर्स है। इमेज एडिटर जो इमेज को एडिट करने में यूज होते हैं वो कौन से फ्री हैं? तो GIMP मतलब GNU इमेज मैनिपुलेट प्रोग्राम, हमारा इमेज प्रोग्राम जो कि फ्री माना जाता है। वेब सर्वर अपाची फ्री है। और हमारा लैंग्वेज पूछा जाए तो लैंग्वेज पाइथन फ्री होती है। ठीक है। तो हमने ओपन सोर्स का डेफिनेशन तो जाना, साथ ही साथ में उसके एग्जाम्पल भी जाने कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब चलते हैं हम आगे अगले सॉफ्टवेयर की तरफ, जिसका नाम है मिडिलवेयर। मिडिल का मतलब क्या होता है सर? बीच में। मिडिल का मतलब क्या होता है सर? बीच में, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो बीच में यूज होता है। जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करने में भाई आपने जैसे ट्रांजेक्शन किया उसके बीच में एक सॉफ्टवेयर यूज होगा तो उसे हम मिडिलवेयर कहते हैं। डेटा एक्सेस करना चाहते हो, गेम इंजन का यूज हो, रोमेट मिडल या इंटीग्रेशन की बात हो, तो हमारा मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर का ही यूज होता है। लिखा भी है एक एप्लीकेशन और सिस्टम के बीच में दो अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैलवेयर। मैलवेयर, मैलवेयर को आप सिंपल समझने के लिए आप इसे वायरस से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मैलवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करें, वो है मैलवेयर। अलग अलग प्रकार के हैं ये। जैसे इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल वायरस होता है, लेकिन वायरस के अलावा भी मैलवेयर हैं। एक स्पाईवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म है, एडवेयर है, स्केरवेयर है, रूट किट्स है, की लॉगर है, ये सभी मैलवेयर होते हैं। मतलब ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करें, प्रभावित करें, वो मैलवेयर हैं ये। वायरस वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वायरस के बारे में।
यानी ये स्पेशली अदर प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये खुद की कॉपी बना सकता है, साथ ही साथ में किसी प्रोग्राम या सिस्टम को हमें क्रैश करना हो या सिस्टम की फाइल को मॉडिफाई डिस्ट्रॉय करना है तो करना नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसी वायरस की वजह से हो जाती है। यानी सिस्टम क्रैश प्रोग्राम के कारण फाइल को मॉडिफाई या नष्ट करना, ये वायरस की वजह से होता है। वायरस के कई टाइप हैं। एग्जामिनर कई बार एग्जाम में आपके वायरस के टाइप पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आगे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा सॉफ्टवेयर की, वहां पर आपको मेलवेयर के जो टर्म बताए हैं उनको थोड़ा सा डिटेल और वायरस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको इन ब्रीफ में समझ लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि मेलवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा, जिसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल वायरस है। ठीक है, बस इतने से काम चलाना है, बाकी आगे मैं डिटेल करूंगा इसे। किसी को नाम देखना है तो वायरस के एग्जांपल या वायरस के टाइप के नाम देख सकता है, बाकी आपकी मर्जी में आगे डिफाइन कर दूंगा। अब मेलवेयर में अकेला वायरस ही एग्जांपल नहीं था, हमारे पास कुछ और भी टर्म थे। जैसे एक मेलवेयर में दूसरा टाइप निकल के आता, नाम निकल के, दूसरा एग्जाम्पल बोले तो ज्यादा सही होगा, जिसका नाम है स्पाईवेयर। देखो स्पाईवेयर का मतलब, स्पाई का मतलब होता है जासूस। अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर में व्यक्तिगत और अन्य किसी तरह की जानकारी को इकट्ठा करता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने वाले को भेजता है। यानी किसी की निगरानी करना, बिना यूजर को बताए उसकी जानकारी का कलेक्शन करके उसे भेजना, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। तो स्पाई का मतलब सिर्फ इतना समझना है कि जासूस है। आपने देखा होगा कि जासूस कभी भी सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करेगा। भाई किसी की निगरानी करने के लिए कोई व्यक्ति लगा दिया ना, तो जो निगरानी कर रहा है ना वो कभी उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी खबर सामने वाले को भेजता है। प्रभावित वो करता है जिसको खबर दी जा रही है। तो स्पाईवेयर इन्फेक्ट डायरेक्ट नहीं करता, ये करवाता है, इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है। अगला है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक सौम्य सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये सौम्य मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं कि ट्रोजन हॉर्स को आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपको कोई, मैं समझाता हूं, जैसे आपको कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो आपने गूगल पे लिखा कि फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आपको कोई वेबसाइट मिली, वहां से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मिल गया, जहां से आपने डाउनलोड कर लिया और उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिया। देखो आपकी नज़र में आपने जो डाउनलोड किया है वो एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था, लेकिन जब आपने इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने के बाद आपको पता चला कि ये फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ही नहीं, मतलब ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ट्रोजन हॉर्स कुछ इसी प्रकार काम करता है कि दिखने में तो ऐसा लगता है कि अच्छा है, लेकिन होता ये मैलिशियस है, वो ट्रोजन हॉर्स है। ये हाईली इन्फेक्टेड माना जाता है, इसीलिए से नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग की कैटेगरी में भी रखते हैं, यानी खुद की कॉपी नहीं बनाता, इसे हम अपनी मर्जी से लेके आते हैं। अगला है वर्म। वर्म का बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी खुद की कॉपी बनाता है, स्वयं की कॉपी बनाएगा। वर्म और ट्रोजन हॉर्स में ये अंतर भी है और ये डेफिनेशन भी है कि वर्म खुद की कॉपी बना के इन्फेक्ट करता है, ट्रोजन हॉर्स हम खुद डाउनलोड करके लाते हैं लेकिन कॉपी नहीं बनाता है। अब कुछ ऐसे नाम हैं जो नाम में ही डेफिनेशन देंगे, जैसे एडवेयर है, एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है। अगर आप नाम में डेफिनेशन रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवेयर ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आते हैं।
अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ से होता है, तो आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट अक्सर बैनर या पॉपअप, भैया आपने कई वेबसाइट चलाती है तो एक पॉपअप मैसेज आता है, एक बैनर आता है, वहां से इनकेस आपको मैलवेयर मिल जाए तो वो एडवेयर कैटेगरी में आता है। एक आता है हमारे पास स्केयरवेयर, ये मैलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जांपल है। स्केयरवेयर, स्केयरवेयर को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे एज अ डेफिनेशन, इसके लिए एग्जांपल वाला डेफिनेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मोदी जी ने हमारा इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों का युद्ध चल रहा है, इजराइल अमेरिका एक तरफ है, ईरान एक तरफ है। तो हो क्या रहा है कि पेट्रोल डीजल सबका प्राइस हाई पे है इस समय। तो एक आपके पास मैसेज आता है कि पेट्रोल में 10% डिस्काउंट के लिए अंबानी जी ने पेट्रोल में 10% का डिस्काउंट दिया है, उसके लिए कूपन कोड इस लिंक पर जाके निकालें। तो आपके पास ऐसे मैसेज वायरल आते हैं, उसे हम स्केयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब मैसेज आया और मैसेज से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, पता चला वो मैलिशियस है, तो वो जो आ रहा है ना आपके पास मैसेज, वो हमारे पास स्केयरवेयर है। या कई बार आपने देखा होगा आपके पास मैसेज आया कि फ्री एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करें, तो वहां से आपके पास जो सॉफ्टवेयर आ गया वो एक मैलवेयर आ जाता है, जो स्केयरवेयर कैटेगरी में आ जाता है। एक हमारा कीलॉगर है, कीलॉगर स्पाईवेयर की तरह ही काम करता है। कीलॉगर और स्पाईवेयर जस्ट लाइक अ सिमिलर हैं। अब कुछ लोग बोले अलग क्या है, फिर अलग इतना है कि स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, कीलॉगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, इतना सा अंतर है। बाकी स्पाईवेयर जैसे जासूसी करता है वैसे ही कीलॉगर जासूसी करता है, बट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में कीलॉगर काम कर सकता है। अब हो क्या रहा है कि भाई मैलिशियस या मैलवेयर से हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया, प्रभावित हो गया, संक्रमित हो गया, तो इस मैलवेयर से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी ना। तो इस मैलवेयर से बचाने के लिए हमारे पास एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका नाम है एंटीवायरस, और एक हमारे पास सिक्योरिटी प्रोग्राम है जिसका नाम है फायरवॉल। मैलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए जो प्रोग्राम है उनका नाम एंटीवायरस है और फायरवॉल है। ठीक है, क्या काम है इनका, तो सुनो, फायरवॉल लिखा है सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो हमारे नेटवर्क पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्किंग ट्रैफिक को मॉनिटर, कंट्रोल और उसे मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में काम करता है। फायरवॉल के कई टाइप हैं, जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, स्टेट इन्फेक्शन फायरवॉल है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे है और सर्किट लेवल गेटवे। ये चार पॉपुलर एग्जांपल हैं। अगर फायरवॉल की बात की जाती है तो नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, उसे मैनेज करना है, तो वहां पर फायरवॉल यूज होता है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी वायरस, वॉर्म या मैलवेयर का पता लगाने, उसे रोकने और रिमूव करने, यानी एंटीवायरस के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी मैलवेयर को फाइंड करने की बात हो, किसी मैलवेयर को प्रोटेक्ट करना है, रोकने की बात हो या उसे रिमूव करना है, तो एंटीवायरस का यूज किया जाता है। फाइंड मतलब ढूंढना है, प्रोटेक्ट मतलब रोकना है, आने ही ना दे, और मिल गया है तो उसे हटाना। यानी एंटीवायरस तीन फॉर्म में काम करता है। किसी मैलवेयर को ढूंढेगा हमारे पीसी में अगर है तो, प्रोटेक्ट मतलब आने ही नहीं देगा, मतलब रोक देगा, और रिमूव का मतलब मिल गया तो उसे हटाने का काम करेगा। कई एंटीवायरस हैं जो एज अ एग्जांपल रखे जाते हैं, जिसमें अबीरा, अवास्ट, नॉर्टन, एबीजे, कैस्पीफा स्काई, विद डिफेंडर, विंडो डिफेंडर, मैक्फी, K7, क्विक हिल, पैंडा, ऐसे कई नाम हैं जो आपको लिस्ट में मिल रहे होंगे। सिर्फ इन नामों को पढ़कर याद रखना है कि हाँ ये एंटीवायरस है।
कैसे क्या काम करता है हमें, या कब रिलीज हुआ था, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है फिलहाल, आगे होगा तब हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एंटीवायरस है। जैसे कोई लिखता है ना कि विंडो डिफेंडर क्या है, तो वही एंटीवायरस है। कैस्पीफाई क्या है, K7 क्या है, क्विक हेल क्या है, तो आप एंटीवायरस का नाम लेंगे, बस इतने से काम हो जाएगा। कुछ और टर्म है हमारे लिए, जैसे एक टर्म है वूट प्रोग्राम। वूट का मतलब आप लिखना चालू होना, शुरू। कंप्यूटर चालू होने के लिए जो इस प्रोग्राम की जरूरत होती है वो हमारा वूट प्रोग्राम है, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे तो आगे मैं वूटिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा। अभी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फोकस करनी पड़े आपको वूटिंग प्रोग्राम की तरफ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। चले अगला टर्म निकल के आ रहा बग। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोग्रामिंग में जब कोई एरर मिलता है, एरर, तो उस एरर को हम लोग बग के नाम से जानते हैं। बग मतलब एरर। इस एरर को सही करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसे हम डीबग कहते हैं। बग और डीबग कुछ इस प्रकार से रिलेट है। अगला टर्म है हमारे पास पैच। पैच सर्विस प्रोग्राम, ये दोनों टर्म एक साथ समझेंगे। देखो पैच का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामिंग के एक पीस में कोई समस्या को सही करना है। मतलब हमारे प्रोग्रामिंग में किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको रिपेयर करने के को हम लोग सॉफ्टवेयर पैच के नाम से जानते हैं। और सर्विस पैक सॉफ्टवेयर में वो टर्म होता है जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है और फिर उसकी जो प्रॉब्लम होती है उन्हें सही करने के साथ साथ सॉफ्टवेयर को इनहेंस कर देता है। यानी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना सर्विस पैक होता है, और सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया है, उसे बग है, उसे सही करना, ये सर्विस पैक सॉरी हमारा पैच होता है। क्या नाम है? पैच। थोड़ा याद रखिएगा, पैच किसी प्रॉब्लम को सही करना और सर्विस पैक सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको याद रहे ना रहे, आप सॉफ्टवेयर अपडेट सर्विस पैक के आगे लिख देना। ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूं ना, मैंने बोला ना एज अ टर्म तो लिख ही लो। देखो सर्विस पैक लिखेंगे, सर्विस पैक टर्म लिखा, आगे लिखो सॉफ्टवेयर अपडेट, बस सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। अब एक बात बताइए, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है वो सही हो जाएंगी और हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस या सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाता है। भाई नया सॉफ्टवेयर अपडेट होके आता है तो उसके परफॉर्मेंस या फीचर्स देखने के लिए आपको ज़्यादा मिलते हैं। यूजर इंटरफेस आगे हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस पढ़ेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है यूजर इंटरफेस। अगला टर्म है हमारे पास एपीआई। सबसे पहले तो फुल फॉर्म जरूरी एपीआई का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप ऐसे समझिए कि जब किसी प्रोग्रामर या डेवलपर को कोई प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम एपीआई के नाम से जानते हैं। भाई कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्राम लिख रहा है तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो एपीआई है। जैसे कोडा है, नॉट पैड प्लस है, इक्लिप्स है, सबलाइम टेस्ट है, ये एपीआई के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मदद से हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अगला टर्म है पैरिटी बिट। देखो आप पैरिटी बिट को सिर्फ ऐसे लिख लो, जैसे अभी आपने सर्विस पैक को सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा था ना, वैसे ही अगला टर्म हमारे पास ऐसे लिखो पैरिटी बिट, पैरिटी बिट्स, और आगे लिखो एरर डिडक्शन, एरर डिडक्शन, एरर डिडक्शन, ये लिखा ना, एरर कहाँ लिखा है, एरर डिडक्शन या डिडक्टिंग, बस। कभी एरर डिडक्शन पूछे तो पैरिटी बिट लगाएंगे, कभी पैरिटी बिट पूछे तो हम एरर डिडक्शन लगाएंगे, ठीक है। अगला टर्म है हमारे पास, अगला टर्म हमारे पास निकल के आता है एक कोडेक। अगला टर्म निकल के आता है कोडेक। तो कोडेक के लिए आप पहला ये लिखो कि कोडेक एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में काम कर सकता है।
कोडिक हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अच्छा, कोडिक के नाम में डेफिनेशन है। को का मतलब होता है कंप्रेशन, को का मतलब होता है कंप्रेशन, डीसी का मतलब होता है डिकम्प्रेशन। बस इतना समझिए भाई। जब कोई डेटा भेजा जाता है तो उस डेटा को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसका नाम है कोडिक। अगर ऑडियो डेटा भेज रहे हैं तो ऑडियो कोडिक होगा, वीडियो डेटा भेज रहे हैं तो वीडियो कोडिक होगा। सिंपल सरल डेफिनेशन। तो कोडिक को उसके नाम से ही समझिए, मैं जैसे लिखा रहा हूं। अगला और लास्ट टर्मोलॉजी है जिसका नाम है ट्रबल शूटिंग। बहुत सिंपल सरल डेफिनेशन है ट्रबल शूटिंग का। तो लिखें ट्रबल शूटिंग यानी ट्रबल शूटिंग एक समस्या के सोर्स के निदान और कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक करने की प्रोसेस है। आप ऐसे समझिए, ट्रबल शूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सिस्टम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को सही करने की प्रोसेस की बात करता है। मतलब आप ऐसे समझें, ट्रबल शूटिंग आप ऐसे लिख लें, ट्रबल शूटिंग। तो जब कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों में से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसे सही करना ट्रबल शूटिंग है। यानी हमारे सिस्टम में हार्डवेयर प्रॉब्लम हो या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम है उसे सही करना ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में आता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इतना समझ गए हैं, लाइट ऑलरेडी नहीं है और लैपटॉप भी लगभग डिस्चार्ज मोड में जाने की कगार पर है। तो मैं जल्दी से एक और टर्मोलॉजी आपको समझाना चाहूंगा। इनकेस क्लास अगर कहीं बीच में रुक जाए, बंद हो जाए, तो समझ जाना मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है, फिर आप आगे वेट मत करना, ठीक है। चलिए, मैं फिगर बनाता नहीं हूं, जहां बनाए वहीं से समझा देता हूं जिससे समझने में पूरी दिक्कत। ऐसे समझिए, ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्मोलॉजी इसके, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। सिर्फ इसी को समझना। देखो क्या है, यहां पे लिखा है सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है कि जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता है ना, तो प्रोग्रामिंग जो फाइल है ना, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो बदलता है उसका नाम ट्रांसलेटर है। मतलब जो कंपाइलर पढ़ा है हमने हमने इंटरप्रेटर पढ़ा है, ये क्या करता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है। तो यहां से दो तीन सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल कि जो हमारा कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर के लिए इनपुट कौन होता है, ट्रांसलेटर के लिए इनपुट कौन है और ट्रांसलेटर के लिए आउटपुट कौन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ट्रांसलेटर इनपुट तो एज अ सोर्स कोड लेता है और कन्वर्ट करके एज अ ऑब्जेक्ट कोड दे देता है। तो इनपुट सोर्स कोड हो जाता है और आउटपुट हमारा ऑब्जेक्ट कोड हो जाता है। ऑब्जेक्ट कोड जिसे हम मशीन कोड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में बदलता है, इसीलिए मशीन कोड भी बोला जाता है इसे। अब सोर्स कोड से ट्रांसलेट होके ऑब्जेक्ट कोड आ गया, जो ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट कर दिया। फिर इस ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड को लिंकर के माध्यम से एग्जीक्यूटिबल मॉड्यूल लिखा है, इसे आप एग्जीक्यूटिबल फाइल के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जीक्यूटिबल फाइल में कन्वर्ट करता है। कोई पूछे ना कि ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटिबल फाइल में कौन बदलता है, तो आप बोलेंगे सर लिंकर का काम है। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा था कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन बदलता है, सर ये ट्रांसलेटर का काम है। अब जैसे ही एग्जीक्यूटिबल फाइल बन जाएगी, जिसे हम सेटअप फाइल कहते हैं, फिर इसे हम मेन मेमोरी में लोड करा देंगे। लोड कराने का काम किसका है? कमेंट बॉक्स में नाम लिख दो। तो एक कंप्लीट साइकिल है। सबसे पहले प्रोग्राम को हम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। फिर उसे कंप्यूटर को समझाने के लिए हम ट्रांसलेटर के माध्यम से ट्रांसलेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में बदलता है।
फिर मशीन कोड को लिंक कर एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलता है, जिसे हम सेटअप फाइल कहते हैं, .exe फाइल जिसे बोली जाती है। फिर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडर के माध्यम से मेन मेमोरी में लोड होता है। लोड का मतलब वो बूटिंग के लिए या चालू होने के लिए आ जाता है। बफरिंग हो रही है। मैंने नाम लिया है, नाम बताइए पहले, वो नाम पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्लास रुक रही है, एंड भी हो गया है निखिल, कोई दिक्कत नहीं, समझा तो दिया ना। लोडर, रानू जी कहने से लोडर नाम है, बिल्कुल काम हो गया हमारा। एक सॉफ्टवेयर टर्म आई थिंक और बचा हुआ है, मैं वो कल बता दूंगा, इसे छोड़िए कि ऑलरेडी बफरिंग हो रही है। तो सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टर्म यहां पर हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब जब आपने सॉफ्टवेयर के टाइप डिफाइन करे थे, तो सबसे पहला और मेन टाइप निकल के आया था, जिसका नाम क्या था सर? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास है ओएस, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक काम करिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का पीडीएफ आपके पास होगा, उसे तो आपको रीड करना है। और दूसरा, अभी हमारा सॉफ्टवेयर हो गया कंप्लीट, सॉफ्टवेयर हो गया कंप्लीट, तो भाई सॉफ्टवेयर के जितने पीडीएफ में एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं ना, जितने भी दिए हैं, जिनको मैंने ये 100% क्वालिफाई वाला पीडीएफ दिया, ये वाला मैंने जिन स्टूडेंट को ये 100% क्वालिफाई वाला पीडीएफ दिया है, अभी दिख जाएगा। इस 100% क्वालिफाई वाले एमसीक्यू में दो टॉपिक के एमसीक्यू हैं, एक सॉफ्टवेयर का, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप सॉफ्टवेयर के सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन करिएगा, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हैं, तो उसमें शायद 25-30 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर के बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आपको लगाने, पूरे मत लगाना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, रजिस्टर्ड में नहीं है चंद्र प्रताप, रजिस्टर्ड नहीं, मेन मेमोरी लिखा था। चलिए, बफरिंग भी हो रही है और सेशन भी हो चुका है। एक काम करते हैं, सेशन को यहीं पे देते हैं विराम, और बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है, एक टर्म मुझे और बताना था, वो मैं कल की क्लास में बता दूंगा। और कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, तो पीडीएफ से ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पढ़कर आना है। और दूसरी बात, पीडीएफ में जो सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन